नमस्कार। हमारे इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी बीना। तो आइए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं इस वक्त की सुर्खियां। शिक्षक दिवस पर राष्ट्रपति ने देश भर से चुने गए 75 शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार से किया सम्मानित। कहा, हमारी शिक्षा नीति भारतीय संस्कारों और गौरव से जोड़ने को देती है प्राथमिकता। प्रधानमंत्री 20वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन और 18वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए कल जाएंगे जकार्ता। आसियान भारत शिखर सम्मेलन में कई अहम मुद्दों पर होगी चर्चा। G20 डिजिटल इकोनॉमी मिनिस्टर्स डॉक्यूमेंट का आउटकम आया सामने। 2026 तक भारत में डिजिटल इकोनॉमी 20% तक होने की उम्मीद। आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने आर्थिक प्रगति के डिजिटलाइजेशन को बताया जरूरी। G20 शिखर सम्मेलन से पहले दिल्ली में वित्त उप प्रमुखों की 2 दिवसीय बैठक। वहीं हरियाणा के मेवात में शिखर सम्मेलन का एजेंडा तय करने में जुटे सदस्य देशों के शेरपा। देश के प्रबुद्ध नागरिक समूह ने सीजेआई को लिखी चिट्ठी। तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टालिन के सनातन धर्म पर दिए विवादित बयान पर संज्ञान लेने का आग्रह। मध्य प्रदेश के मंडला और श्योपुर में शुरू हुई बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा। गृह मंत्री अमित शाह ने दिग्विजय और कमलनाथ की सरकारों को बताया लूट खसोट और घोटालों की सरकार। और रोहित शर्मा की कप्तानी में क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए 15 सदस्यीय टीम की घोषणा। सूर्य कुमार को मिला मौका, सैमसन और तिलक बाहर। और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिक्षक दिवस पर नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 75 चयनित शिक्षकों को वर्ष 2023 के राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा। राष्ट्रपति ने 50 स्कूल शिक्षकों, उच्च शिक्षा से जुड़े 13 शिक्षकों और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय से जुड़े 12 शिक्षकों को सम्मानित किया। सम्मानित शिक्षकों को पुरस्कार के रूप में प्रमाण पत्र, 50,000 रुपये का नकद पुरस्कार और एक रजत पदक दिया गया। सबसे अधिक है, जबकि आज के पुरस्कार विजेताओं में उनकी संख्या 32% है। वो शिक्षण संस्थानों में पुरस्कृत शिक्षिकाओं की संख्या केवल 23% है, जबकि उपलब्ध आंकड़े के अनुसार उन संस्थानों में महिला अध्यापिकाओं की कुल संख्या लगभग 43% है। अध्यापन कार्यों में महिलाओं की भागीदारी को देखते हुए मैं चाहूँगी कि राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाले शिक्षकों में महिलाओं की संख्या में वृद्धि हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा, शिक्षक हमारे भविष्य के निर्माण और सपनों को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। शिक्षक दिवस के अवसर पर हम उनके अटूट समर्पण और विशेष प्रभाव के लिए उन्हें सलाम करते हैं। डॉक्टर एस राधाकृष्णन को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि।
विदेश मंत्रालय के सचिव सौरभ कुमार ने बताया कि प्रधानमंत्री 7 सितंबर को होने वाले 20वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन और 18वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के लिए जकार्ता की यात्रा करेंगे। हालांकि उनका ये दौरा G20 शिखर सम्मेलन को देखते हुए काफ़ी कम दिनों का होगा और वो वापस आकर G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। At the invitation of the President of the Republic of Indonesia, Mr. Joko Widodo, Prime Minister will visit Jakarta for the 20th ASEAN-India Summit and the 18th East Asia Summit, scheduled for the 7th of September. Prime Minister will participate in the ASEAN-India Summit along with heads of state or government of the ASEAN member states. Prime Minister will depart Delhi on the night of 6th September and return late evening on the 7th September. Given that the G20 summit follows shortly after the ASEAN summits, it will be a short visit. During the summit, Prime Minister will review the progress in ASEAN-India relations and provide them with further direction. साथ ही उन्होंने कहा कि आसियान भारत शिखर सम्मेलन दोनों देशों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसमें कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। This will be the 9th ASEAN-India summit to be attended by the Prime Minister. The summit, in a sense, is special since it is the first one after the elevation of India-ASEAN relationship to a comprehensive strategic partnership which happened last year. During the summit, Prime Minister will review the progress in ASEAN-India relations and provide them with further direction. India's relations with ASEAN are a central pillar of our Act East policy, as well as of India's vision of the wider Indo-Pacific. इसके साथ ही उन्होंने बताया कि इंडो पैसिफिक में सहभागिता बढ़ाने के लिए इंडो पैसिफिक फोरम की स्थापना की जाएगी। The theme of their chairship is ASEAN Matters, Epicentrum of Growth. Within this framework, Indonesia organized a flagship event, ASEAN Indo-Pacific Forum, to implement ASEAN Outlook on the Indo-Pacific. This is an event which is focused on increasing connectivity of ASEAN to the Indo-Pacific by involvement of businesses and industry. So it's a Track 1.5 event which they have organized. साथ ही उन्होंने आसियान के तर्ज पर होने वाले ईस्ट एशिया समिट के बारे में भी जानकारी दी। The new East Asia Summit Plan of Action, which was adopted during the East Asia Summit Foreign Ministers meeting in July this year, also prioritizes cooperation in the Indo-Pacific. At the forthcoming East Asia Summit, Prime Minister and other leaders will discuss ways to further strengthen the EAS mechanism, as well as exchange views on matters of regional and international interest. राजस्थान के कोटा में सेवानिवृत्त विभूतियों और शिक्षकों के सम्मान के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी समेत अन्य गणमान्य लोगों ने शिरकत की। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के शिक्षक होने के नाते देश उनको नमन करता है। उन्होंने देश में शिक्षा के विकास में अहम योगदान दिया है। डॉक्टर राधाकृष्णन कितने बड़े आदमी थे। 10 साल तक उपराष्ट्रपति रहे, भारत के राष्ट्रपति रहे, बहुत बड़े फिलोसोफर थे। कौन जानता है? एक ही बात के लिए जानते हैं उनको कि वो एक अध्यापक थे। कितनी बड़ी बात है अध्यापक की। अध्यापक होना उनके जीवन का सबसे बड़ा पद था।
और इसीलिए आज के दिन हम उनको नमन करते हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए भारत के निर्माण में शिक्षकों की भूमिका बेहद अहम है। विकसित भारत बनाएंगे, दुनिया के अंदर हर आपदा और चुनौतियों का समाधान इस भारत की धरती से निकलेगा। और ये हम देख रहे हैं हमारी आंखों के सामने कि कुशल नेतृत्व ने किस तरीके से दुनिया के अंदर कोई आपदा चुनौतियों का अगर रास्ता बताने का काम कर रहा है तो भारत की धरती कर रही है। और इसलिए ये भारत की धरती आध्यात्मिक संस्कृति की संस्कारों की धरती है। और इसीलिए हमने ऐसे भारत का निर्माण किया है जहां आध्यात्मिक में ज्ञान है, संस्कार है, जहां हम विरासत को सहोजते हैं, आधुनिकता की नींव को तैयार, आधुनिकता की दिशा को तय करते। जो भी राज्य केंद्र सरकार, चाहे हमारे राजकीय उपकरण हो, चाहे निजी सेवा के अंदर काम करने वाले अध्यापक हो, सबका कहीं न कहीं त्याग, समर्पण इस नए भारत के निर्माण में है। पूर्व न्यायाधीशों और नौकरशाहों सहित 262 प्रतिष्ठित नागरिकों ने भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ को पत्र लिखकर डीएम के नेता उदयनिधि स्टालिन की सनातन धर्म को खत्म करने वाली टिप्पणी पर संज्ञान लेने का आग्रह किया है। CJI को लिखे पत्र में दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश SN ढींगरा सहित हस्ताक्षर करने वाले प्रतिष्ठित लोगों ने कहा कि स्टालिन ने न केवल नफरत भरा भाषण दिया बल्कि उन्होंने अपनी टिप्पणी के लिए माफी मांगने से भी इनकार कर दिया। कहा गया है कि इस तरह की टिप्पणियां निर्विवाद रूप से भारत की एक बड़ी आबादी के खिलाफ घृणास्पद भाषण के समान है और भारत के संविधान के मूल पर प्रहार करती हैं जो भारत की परिकल्पना करता है। आर्टिकल 370 पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता अकबर लोन के भारत विरोधी रुख का मामला आज सुनाई दिया। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने एक बार फिर लोन के कुछ भारत विरोधी बयानों को कोर्ट के सामने रखा। इस पर लोन के वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि मीडिया के लिए इस तरह के बयानों को रखा जा रहा है। तुषार मेहता ने कहा, लोन के हलफनामे में साफ साफ इस बात का उल्लेख होना चाहिए कि वो इन बयानों को वापस ले रहे हैं और किसी तरह की आतंकी या अलगाववादी ताकतों का समर्थन नहीं करता। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील गोपाल शंकर नारायणन ने कहा कि आर्टिकल 370 को हटाने के खिलाफ याचिका दाखिल करने के चलते सरकार की ओर से उन्हें कहा जा रहा है कि वो अलगाववादी एजेंडा को शह दे रहे हैं। और आइए अब बात करते हैं G20 की। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर से G20 की तैयारियों पर खास बातचीत की हमारे संवाददाता शुभेंदु घोष ने। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ने कहा कि इंटरनेशनल मीडिया सेंटर में इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस विशेष इंतजाम में हमने प्रयास किया है कि विदेशों से आने वाले प्रतिभागियों को भारत की संस्कृति एवं सभ्यता से रूबरू होने का मौका मिले। तैयारियां पूरी हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे इंटरनेशनल मीडिया सेंटर, जिसकी भव्यता ही अपने आप में दिखाती कि नए भारत की ये तस्वीर है। और इसके बीच में अगर आप हर वॉल पे देखेंगे तो किसी न किसी राज्य की स्पेशलिटी, वहाँ के डांसेस हो, वहाँ के टेम्पल्स हो, वहाँ का कल्चर हो, वहाँ की ट्रेडिशंस हो, उन सब के बारे में बताया गया है। और अगर इंटरनेशनल मीडिया सेंटर के अंदर आप देखेंगे तो अलग अलग एरियाज़ के नाम क्या दिए गए, गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, ब्रह्मपुत्रा, महानदी, ऐसे अलग अलग महान नदियों के ऊपर उसके नामकरण किया गया। डिजिटल इकोनॉमी मिनिस्टर्स डॉक्यूमेंट्स के आउटकम को लेकर केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि आर्थिक प्रगति में डिजिटलीकरण की अहम भूमिका है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि डिजिटल इकोनॉमी के क्षेत्र में भारत की प्रगति दुनिया भर के लिए मिसाल साबित हुई है।
India is now a case study, a nation that has employed and deployed technological tools for progress and growth. And this is increasingly being seen by countries that have lagged behind as a way to follow India's lead, taking the India DPI, an open source digital infrastructure, and using this to create the same impact that India has. India in particular has already signed 8 MOUs where the India stack and the India DPI will be made available free of cost, open source for countries that have signed the MOUs to implement in their own countries and to create their own ecosystems of innovation and developers that support their DPIs. G20 डिजिटल इकोनॉमी मंत्रियों की बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि 2014 तक डिजिटल अर्थव्यवस्था का देश की जीडीपी में 4 से 4.5% ही योगदान था, जो अब बढ़कर 11% हो गया है। केंद्रीय मंत्री ने उम्मीद जताई कि साल 2026 तक ये 20% तक पहुंच जाएगा। G20 शिखर सम्मेलन के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस मुस्तैदी से व्यवस्था बनाने में जुटी है। यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन को छोड़ सभी मेट्रो स्टेशन से यात्री सेवाएं जारी रहेंगी। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के एडिशनल सीपी आर साथिया सुंदरम ने डीडी न्यूज़ के साथ बातचीत में बताया कि दिल्ली में इंटरसिटी बसें आईएसबीटी तक चलेंगी। साथ ही दिल्ली में स्विगी जोमेटो की सेवाएं बाधित रहेंगी और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए मोबाइल एम्बुलेंस को जाने आने की छूट रहेगी, जिसके लिए एक नंबर भी जारी किया गया है। देखिए हमारे संवाददाता तापस भट्टाचार्य की दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के एडिशनल सीपी आर साथिया सुंदरम के साथ ये बातचीत। G20 की धूम पूरे देश में चल रही है और दिल्ली उससे अछूता नहीं है। दिल्ली में इतना बड़ा एक इवेंट होने जा रहा है और उसको लेके एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस दिल्ली ट्रैफिक मेरे पास मौजूद हैं। कौन कौन से जगह हैं, जैसे आप न्यू दिल्ली डिस्ट्रिक्ट का एरिया है वो बहुत क्लियरली मार्क्ड है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और कौन से जगह हैं, कैसे हम लोग बच सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे आसानी से जा सकते हैं? एक तो हमने डिटेल्ड वो ट्रैफिक एडवाइजरी इशू किया है दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की तरफ से, जो 8 तारीख 9 तारीख 10 तारीख का ये 3 दिन है। मैक्सिमम जो मूवमेंट लगेगा वीआईपी मूवमेंट्स, बाकी समिट का अभी मेन डेज है। इसी दिन में हमने जो ट्रैफिक हमने एलाबोरेट अरेंजमेंट में एक खास तौर पर जो न्यू दिल्ली डिस्ट्रिक्ट एनडीएमसी एरिया को हमने कंट्रोल जोन बना रखा है। यहाँ पर आपको जो अननेसेसरी मूवमेंट्स हैं ये बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। यहाँ पर सिर्फ जो बोनाफाइड रेसिडेंट्स है या ऑथराइज्ड व्हीकल्स है उनका एंट्री बिल्कुल हो सकता है। बाकी जो इमरजेंसी सर्विसेज का तो कहीं भी वी विल फैसिलिटेट देयर मूवमेंट। एसेंशियल सर्विसेज जो जैसे मिल्क बूथ्स है, ग्रोसरी शॉप्स है, सब्जी का दुकान है, दूध की दुकान है, फल का दुकान है या केमिस्ट शॉप है, ये सब कुछ खुला रहेगा। इसके अलावा बाकी जो सर्विसेज है, कुछ लोग जो पूछते हैं स्विगी जोमेटो वाला, वो तो यहाँ तो उनका तो परमिशन भी नहीं है, सो इसलिए ओपन भी नहीं रहेगा, कोई भी बुक भी नहीं कर सकते। मेट्रो सर्विसेज बहुत इंपॉर्टेंट है, दिल्ली की लाइफलाइन है। कौन से मेट्रो स्टेशन इम्पैक्ट रहेंगे, क्या आप बता सकते हैं कि ये जो खास तौर से जो आपका सुप्रीम कोर्ट का जो मेट्रो स्टेशन है वो क्या बंद रहेगा? थोड़ा डिटेल। आपने बता दिया, मेट्रो इज़ द लाइफलाइन, आपने बता दिया है। वो लाइफलाइन तो पूरी तरह इट विल रन एज यूजुअल, जो नॉर्मल वो चलेगा, कहीं भी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। पूरा दिल्ली एनसीआर में तो मेट्रो सर्विसेज रखेगा, एक्सेप्ट जो प्रगति मैदान के पास जो मेट्रो स्टेशन है वहाँ पर इट विल बी क्लोज फॉर द सिक्योरिटी रीज़न। बाकी सारे पूरा दिल्ली का एनसीआर का मेट्रो तो चलेगा, आप कहीं भी जा सकते हैं, कोई कंट्रोल रेस्ट्रिक्शन नहीं है पड़ेगा। पर्सनल गाड़ी का किसी को नौकरी के लिए जाना है दिल्ली से एनसीआर या एनसीआर से आना है दिल्ली में, पर्सनल गाड़ी क्या अलाउड है सर? कमर्शियल गाड़ी तो नहीं है अलाउ है, आप कर रहे हैं, लेकिन पर्सनल गाड़ी अलाउ है? सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट, दिल्ली गवर्नमेंट तो इन्होंने 8, 9, 10 तारीख 3 दिन का तो छुट्टी डिक्लेयर कर दिया गया, इसलिए मैक्सिमम ऑफिस का काम तो मैक्सिमम नहीं होगा, जाने का भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। फिर भी इमरजेंसी में अगर किसी को जाना है, अगर दिल्ली से, अगर न्यू दिल्ली के अंदर जो कंट्रोल जोन बना रखा है वहाँ ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन है,
अगर उनको एग्जिट करना है तो ज़रूर वो बाहर जा सकते, कोई भी गाड़ियां हैं बाहर जाना है तो ज़रूर जा सकते हैं, लेकिन आने में तो रिस्ट्रिक्शन रहेगा। आने में अगर वो बोनाफाइड रेसिडेंट है न्यू दिल्ली का एनडीएमसी एरिया का तो वो ज़रूर आ सकते हैं। अगर कोई टूरिस्ट है उन्होंने किसी होटल में बुक कर दिया, वो बुकिंग दिखा के तो कोई टैक्सी में तो आ सकता है। अच्छा, आप लोगों ने बहुत इंटरेस्टिंग चीज कर रहे हैं, कुछ मोबाइल एम्बुलेंस सर्विसेज और कुछ रैपिड फोर्सेस का भी डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं, किसी को बाइक से लेके जाना हो तो थोड़ा डिटेल में बताइए, क्योंकि ये एक लास्ट माइल लोगों की सुविधाएं हैं। ने एम्बुलेंस असिस्टेंट कंट्रोल रूम सेटअप किया है। इसमें हम अलग अलग जो अरेंजमेंट हमने कर रखा है, एक तो हेल्पलाइन, एक हमने 6828400604 या 112 जो इमरजेंसी नंबर है, इसमें कॉल करके कोई भी अगर इमरजेंसी एम्बुलेंस बुक करना हो या एम्बुलेंस जाने में कोई दिक्कत हो या कहीं भी इमरजेंसी रिलेटेड या हॉस्पिटल रिलेटेड आपका कोई भी सपोर्ट चाहिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की तरफ से, आप ज़रूर इसमें कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा हम 10 जगह पे मोटरसाइकिल टीम जो ट्रैफिक का हमने डिप्लॉय कर रखा है। इनका मेन पर्पस है अगर कहीं भी अगर इसी समय में ग्रीन कॉरिडोर का ज़रूरत है, कोई वाइटल ऑर्गन्स लाइफ सेविंग ट्रीटमेंट के लिए अगर कोई ट्रांसपोर्ट करना है एक जगह से दूसरी जगह पे, ये ग्रीन कॉरिडोर का जो टीम है मोटरसाइकिल टीम है, इन्होंने सारे अरेंजमेंट करके आगे पायलट करा के इनको अपना डेस्टिनेशन को पहुंचाएंगे। सो ये अरेंजमेंट हमने कर रखा है। बहुत बहुत शुक्रिया। हमसे बात करने तो दिए थे एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस दिल्ली ट्रैफिक के, बता रहे थे कि सारे पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं G20 को मद्देनजर रखते हुए और लोगों की सहूलियत को देखते हुए। कैमरा पर्सन राहुल चोपड़ा के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, दिल्ली। भारत मंडपम परिसर में अष्टधातु की सबसे ऊंची नटराज की प्रतिमा स्थापित की गई है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में संस्कृति मंत्रालय एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये जानकारी उन्होंने दी। इस प्रतिमा की ऊंचाई कुल 27 फीट है, जिसे 100 से ज़्यादा कलाकारों ने 7 महीने में बनाया है। ये मूर्ति स्वामी मालाई से 3.5 दिनों में दिल्ली लाई गई। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के सदस्य सचिव डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी ने बताया कि ये एक आइकॉनिक स्ट्रक्चर है जो भगवान शिव का रूप है। तांडव की मुद्रा में उनकी 4 भुजाएं शक्ति का रूप हैं। मूर्ति अष्टधातु की बनी है, 7 महीने में बनकर तैयार हुई है। अष्टधातु की नटराज की ये विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है, जिसका वजन करीब 20 टन है। भारत मंडपम के सामने स्थापित अष्टधातु से बनी इस प्रतिमा के बारे में और जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी शैलेंद्र मिश्र। दिल्ली में G20 सम्मेलन होने जा रहा है और इस वक्त मैं खड़ा हूँ ठीक भारत मंडपम के सामने, जहां पर यह सम्मेलन होना है। और इस भारत मंडपम के सामने आप देख रहे हैं मुख्य द्वार पर नटराज की मूर्ति लगाई गई है और ये नटराज की मूर्ति दिखाती है कि भारत की गौरवशाली संस्कृति रही है, हमारा गौरवशाली इतिहास रहा है। और हमने देखा है कि G20 की जो बैठकें हुई हैं 200 से ज़्यादा देश भर में, उसमें भारत की गौरवशाली संस्कृति कला का एक दर्शन दुनिया भर के लोगों, दुनिया भर के जो प्रतिनिधि आए हैं उनको जानने समझने का अवसर मिला है। भारत के गौरवशाली इतिहास के बारे में, यहाँ की परंपरा के बारे में, यहाँ के कला के बारे में। तो ठीक जब दुनिया भर के डेलीगेट्स, दुनिया भर के राष्ट्राध्यक्ष आएंगे, भारत मंडपम के सामने नटराज के मूर्ति के दर्शन होंगे, जो दिखाता है कि हमारी भारत की कितनी गौरवशाली परंपरा रही है, पुरातन इतिहास रहा है, एक बहुत पुरानी एक तरह से खासियत और परंपरा रही है भारत की, जो हम दुनिया के सामने रख रहे हैं। और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि भारत की जो उपलब्धियां रही हैं, भारत जो तेजी से आगे बढ़ रहा है, चाहे वो डिजिटल पेमेंट के मामले में हो या फिर तमाम जो आर्थिक उपलब्धियां रही हैं, वो भी हम देखेंगे कि भारत मंडपम और यहाँ पर जो इंटरनेशनल मीडिया सेंटर है, वहाँ जो अलग अलग पैविलियन बनाए गए हैं, उसमें उसके दर्शन होंगे। तो एक तरफ हम अपने गौरवशाली इतिहास को दिखा रहे हैं, गौरवशाली इतिहास का दर्शन दुनिया भर के लोगों को भारत मंडपम के जरिए होगा, तो वहीं हम आर्थिक तौर पर जो आगे बढ़ रहे हैं उसकी भी एक झलक भारत मंडपम पर दिखाई देगी। तो निश्चित तौर पर ये बहुत बड़ा मौका है भारत के सामने, जब दुनिया के तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्ष यहाँ पर आ रहे हैं। G20 के मौके पर भारत मंडपम और जो मीडिया सेंटर बना है, वहाँ पर भारत की संस्कृति के भी दर्शन होंगे। तो इस वक्त आप देख रहे हैं ये नटराज की मूर्ति है
अष्ट धातु की ये मूर्ति है, दुनिया की सबसे ऊंची नटराज की मूर्तियों में से एक मानी जा रही है। तो ये दिखाता है कि हमारी कितनी पुरानी गौरवशाली परंपरा रही है, जिसके दर्शन दुनिया भर के लोग करेंगे जब G20 सम्मेलन के लिए भारत मंडपम पहुंचेंगे। कैमरामैन संजीव कुमार के साथ शैलेंद्र मिश्र, DD न्यूज, दिल्ली। मध्य प्रदेश में आज बीजेपी ने चुनावी फिजा को गरमा दिया। पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्र में मंत्री अमित शाह ने मंडला और श्योपुर में पार्टी की जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत की। इस यात्रा का मकसद बीजेपी को फिर से सत्ता में लाना है। शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व वाली सरकार की सराहना करते हुए अमित शाह ने मंडला में एक जनसभा भी की। अमित शाह ने कहा कि शिवराज सरकार ने मंडला को पूर्ण साक्षर जिला बना दिया है, जो तारीफ के काबिल है। अमित शाह ने यहां कांग्रेस सरकार को भी निशाने पर लिया और दिग्विजय की पूर्ववर्ती सरकार को लूट और भ्रष्ट सरकार बताया। भ्रष्टाचार, लूट खसोट, गड्ढे से भरे हुए रोड, पानी बगैर के किसान के खेत, बिजली बगैर की घर का गरीब का घर और महिलाओं की सुरक्षा का नामो निशान। अमित शाह ने मोदी सरकार को आदिवासियों की हितैषी सरकार बताया और कहा कि संथाली परिवार की साधारण महिला को राष्ट्रपति बनाने का काम पीएम नरेंद्र मोदी की देन है। कांग्रेस पार्टी नारा देती थी, जल, जंगल और जमीन की रक्षा करेंगे। उन्होंने तो नहीं की। मोदी जी ने जल, जंगल और जमीन के साथ सुरक्षा, सम्मान और समावेशी विकास को जोड़कर आदिवासी कल्याण का एक आदिवासी मंत्रालय बनाया। तो भाजपा के प्रधानमंत्री अटल जी ने बनाया। मोदी जी ने 2 वर्षों में मात्रा के दोष के कारण छूटी हुई 23 जातियों को फिर से आदिवासी जातियों में ऐड किया और भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को जनजाति गौरव दिवस मनाकर पूरे देश में आदिवासियों का सम्मान करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए DD न्यूज के साथ। नमस्कार।